को निर्धारित करना या फिर तय करना। तो वेरी गुड इवनिंग, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के सेशन में। तो सभी लोग सेशन से जुड़ जाएंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक शेयर आप सभी सेशन को यहाँ पर करते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटल आपको 1793 में लागू होता है। लागू कौन करता है सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में लागू होता है और उद्देश्य इसका क्या था? भूमि राजस्व की मांग को यहाँ पर तय करना या फिर इसे लागू करना। तो ए कह रहा क्योंकि लगन अस्थायी था, तो ये तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बी कह रहा क्योंकि कृषि उत्पादन घट गया, ऐसा भी नहीं था। सी कह रहा क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। बिल्कुल यहाँ पर सही बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं थी इन्हें यहाँ पर नजरअंदाज किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर फसल खराब हो गई थी। फसल खराब हो गई थी बाढ़ के कारण। यहाँ पर आपको फसल जो है वो नष्ट होती हुई देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर सूखा यहाँ पर पड़ गया था और साथ ही जो जमींदार और जो किसान थे उन पर भारी दबाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो सी शुड बी द राइट आंसर। तो सी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर कंसेप्ट में भी दिया गया है, परमानेंट सेटल ने फिक्स रेवेन्यू मान लिया, पर फ्लड यानी बाढ़, ड्रॉट यानी सूखा जैसे कारक थे, इन्हें नजरअंदाज किया गया और जो जमींदार थे वे डिफॉल्ट करते रहे, यानी अत्यधिक उन पर दबाव बनता गया। अत्यधिक यहाँ पर दबाव उन पर बनता गया। तो सी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश यहां पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह को पूर्व आधुनिक चेतना का विद्रोह क्यों कहा जाता है? व्हाई इज रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ प्री मॉडर्न कॉन्शियसनेस? ए कह रहा आधुनिक विचारधारा की कमी, लैक ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजी। बी कह रहा राष्ट्रवाद की पूर्ण अनुपस्थिति, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म। सी कह रहा पुराने सामाजिक राजनीतिक ढांचे की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर। और डी कह रहा केवल सैनिक विद्रोह, प्योरली मिलिट्री रिवोल्ट। बताएंगे क्या यहां पर सही हो जाएगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1857 के विद्रोह को पूर्व आधुनिक चेतना का विद्रोह यहां पर क्यों कहा जाता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो जब बात आती है 1857 के विद्रोह की, तो उसमें पूर्व आधुनिक चेतना का विद्रोह क्यों कहा जाता है? तो जो आपका 1857 का विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह आपका हुआ, वह आपका पूर्व आपकी आधुनिक चेतना का विद्रोह इसे कहा गया। आधुनिक चेतना का विद्रोह इसे यहां पर कहा गया, क्योंकि जो इसमें आपके प्रतिभागी जो थे इसके अंदर, और साथ ही जो मुख्य रूप से इसके अंदर राजकुमार थे, जो आपके राजकुमार थे, साथ ही जो जमींदार थे और जो पारंपरिक अभिजात वर्ग था, पारंपरिक यहां पर जो अभिजात वर्ग था, जो यहां पर अभिजात वर्ग देखने को मिलता है, उन्होंने यहां पर ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश शासन से पहले अपनी जो पुरानी राजनीतिक और सामाजिक संरचना थी उसे यहां पर बहाल करने पर जोर दिया। बहाल करने पर जोर यहां पर दिया, या आप बोल सकते हैं लड़ाई यहां पर उन्होंने लड़ी। तो ए कह रहा आधुनिक विचारधारा की कमी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। बी कह रहा राष्ट्रवाद की पूर्ण अनुपस्थिति, तो ये भी नहीं है।
सी कह रहा पुराने सामाजिक राजनीतिक ढांचे की यहाँ पर रक्षा करी। बिल्कुल ये बात सही हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो पुराने सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी उन्हें यहाँ पर बहाल करने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई। तो इसी को बहाल करने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई, बहाल करने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई। तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। देखो सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे, आप सभी ने एकदम शानदार उत्तर इस क्वेश्चन का यहाँ पर दिया है। तो इसका विद्रोह का लक्ष्य था मुगल सत्ता, परंपराएं तथा धर्म बचाना, ना कि आधुनिक राष्ट्र राज्य। बिल्कुल यहाँ पर सही बात कही गई है, तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। कहा जा रहा है नमक सत्याग्रह की सफलता का सबसे गहरा कारण क्या था? What was the deepest reason behind the success of salt सत्याग्रह? ए कह रहा अंतरराष्ट्रीय समर्थन, बी कह रहा इंटरनेशनल सपोर्ट, बी कह रहा कर की अल्प मात्रा यानी लो टैक्स अमाउंट, सी कह रहा है दैनिक जीवन से सीधा संबंध यानी डायरेक्ट लिंक विद डेली लाइफ, और डी कह रहा है नेतृत्व का विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण सेंट्रलाइज लीडरशिप। क्या इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है? तो आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना अपना उत्तर यहाँ पर करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले उत्तर यहाँ पर कौन करने जा रहे हैं। जी हाँ बताएंगे, थोड़ी इंटरप्शन थी जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सेशन में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर दी गई है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया होगा। तो काफ़ी लोगों के ऑप्शन यहाँ पर विजिबल नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है नमक सत्याग्रह की सफलता का सबसे गहरा कारण यहाँ पर क्या था? ए कह रहा है अंतरराष्ट्रीय समर्थन, बी कह रहा है कर की अल्प मात्रा, सी कह रहा है दैनिक जीवन से सीधा संबंध, और डी कह रहा है नेतृत्व का विकेंद्रीकरण। क्या यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा? काफी लोग सी कमेंट कर रहे हैं, काफी लोगों का डी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो जो नमक सत्याग्रह था यानी सॉल्ट सत्याग्रह था, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण आंदोलन हो जाता है। महत्वपूर्ण आंदोलन इसे यहाँ पर आप लोग बोलेंगे, महत्वपूर्ण आंदोलन से यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपका किससे जुड़ा था? तो ये आपकी नमक जैसी वस्तु इसके अंदर शामिल थी, नमक जैसी वस्तु इसके अंदर यहाँ पर शामिल थी। और साथ ही ये आपका जो आपके लोग हैं यानी भारतीय लोग, ये इनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, दैनिक दिनचर्या से ये जुड़ा हुआ है, जिसका आप लोग डेली लाइफ में भी यहाँ पर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट वाज द डीपेस्ट रीजन, तो डीपेस्ट रीजन ये था, तो ये आपका डेली यूज होने वाला एक वस्तु यानी नमक जैसी वस्तु, ये आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर आंदोलन इसके लिए यहाँ पर चलाया गया, जो कि हर भारतीय के यहाँ पर दैनिक जीवन के लिए आवश्यक यहाँ पर रहा। तो सबसे आवश्यक आपका ये वस्तु हो जाती है। तो ए कह रहा अंतरराष्ट्रीय समर्थन था, जी नहीं। बी कह रहा कल की अल्प मात्रा, तो ऐसा भी नहीं था। तो यहाँ पर दैनिक जीवन से सीधा संबंध इसका था, तो इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर
हो जाता है। बिल्कुल सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। काफी लोगों ने सी ऑप्शन यहाँ पर कमेंट किया है, तो आप सभी को एकदम बहुत बहुत शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया है। और जो भी साथी नए जुड़े आपको मैं बता दूं, रोजाना शाम 7 बजे यह क्लास लाइव रहेगी, मंडे टू सैटरडे। अब आपकी कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी, तो रोजाना आप लाइव 7 बजे यहाँ पर सेशन में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सॉल्ट जो होता वह आपका मास सिंबल था, यानी गरीब से अमीर तक प्रभावित था, जिसे आप मास मोबिलाइजेशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। कहा जा रहा है औपनिवेशिक इतिहास लेखन में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? व्हाट इज द पेडागोजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? ए कह रहा है तथ्यात्मक ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज। बी में कहा गया आर्थिक राष्ट्रवाद की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक नेशनलिज्म। सी कह रहा है औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और डी कह रहा है कृषि सुधार यानी एग्रीगेरियन रिफॉर्म। क्या यहाँ पर सही हो जाएगा? तो क्लास को लाइक शेयर आप सभी लोग कर देंगे, और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेंगे, जिससे आपको आगे की सारी डिटेल्स समय पर मिल सके। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो आंसर आना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ लोग बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ए कमेंट कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी आपका धन निकासी सिद्धांत। धन निकासी सिद्धांत जिसे आप यहां पर बोल सकते हैं, धन निकासी सिद्धांत आपका ये हो जाता है। तो ये आपका प्रतिपादित किसने किया था? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने इसे यहां पर प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने इसे यहां पर प्रतिपादित किया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो औपनिवेशिक शासन से यहां पर औपनिवेशिक शासन से शोषणकारी जो स्वरूप था, शोषणकारी जो स्वरूप था उसे यहां पर उजागर करना। शोषणकारी स्वरूप को उजागर करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। और साथ ही जो राष्ट्रवाद का आर्थिक महत्व था उसे यहां पर समझाना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। साथ ही इसकी समझ को यहां पर बढ़ावा दिया गया। तो ए कह रहा तथ्यात्मक ज्ञान, जी नहीं। बी कह रहा आर्थिक राष्ट्रवाद की समझ, जैसे मैंने आपको बताया, तो औपनिवेशिक शासन का शोषणकारी जो स्वरूप था उसे यहाँ पर उजागर करना और राष्ट्रवाद की समझ विकसित करना। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक नेशनलिज्म। बिल्कुल बी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाते हैं। आप सभी ने एकदम शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है। आप सभी को बहुत बहुत यहाँ पर बधाई हम देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है जी। बिल्कुल फोर्थ का आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी ने शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है। कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस कारक से संबंधित सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में ऊपर दिख रहा होगा। इस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, उस क्लास की पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? केवल अंग्रेजी शिक्षा ओनली, इन इंग्लिश एजुकेशन। बी कह रहा आर्थिक शोषण की साझा अनुभूति, शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सी कह रहा धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट्स। डी कह रहा प्रेस की भूमिका, रोल ऑफ प्रेस। बताएंगे। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से कई तरह के कारक आपको यहाँ पर प्रभावित होते हुए दिखते हैं, जिसमें आपका सबसे मेन था आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण आपको देखने को मिलता है, आर्थिक शोषण यहाँ पर देखने को मिलता है, तथा इसकी साझा भावना सबसे मेन पहलू यहाँ पर इसका हो जाता है। साझा भावना यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और साथ ही जो ब्रिटिश आपके विश्लेषक थे उन्होंने यहाँ पर भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचाया, भारतीय कृषि को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही उद्योग को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया, व्यापार को नुकसान यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास किया। और साथ ही
यहाँ पर आपको गरीबी और बेरोजगारी देखने को मिलती है, गरीबी और बेरोजगारी यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर केवल अंग्रेजी शिक्षा नहीं, ना ही धार्मिक आंदोलन, ना ही प्रेस की भूमिका, यहाँ पर आपको आर्थिक शोषण की साझा अनुभूति देखने को मिलती है, शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो बिल्कुल बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। बिल्कुल सभी लोगों ने बी इसका शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है। जी बिल्कुल, बी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं। तो आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, जो भी साथी लाइव सेशन को यहाँ पर देख रहे हैं, तो कल यानी कल आपकी 8 जनवरी 2026 को कल शाम आपकी 7 बजे आपको शाम 7 बजे आपकी हिस्ट्री की कंप्लीट एनसीईआरटी की क्लास हम लेने वाले हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री की मैराथन हम कराने वाले हैं। हिस्ट्री क्लास 6 के आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सभी इस क्लास के अंदर लिए जाएंगे। तो ये आपका लाइव सेशन रहेगा। लाइव जुड़े हैं आप लोग शाम 7 बजे, लाइव जुड़े शाम 7 बजे। जो भी साथी सीटेड पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कल आपकी मैराथन है एसएसटी हिस्ट्री की क्लास 6 कंप्लीट। तो इसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को यहाँ पर शेयर करें और इस सेशन का यहाँ पर लाभ उठाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास शिक्षण में मल्टीपल नैरेटिव्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीपल नैरेटिव इन हिस्ट्री टीचिंग? ए कह रहा है भ्रम उत्पन्न करना, क्रिएटिंग कंफ्यूजन। बी कह रहा है एक सत्य को स्थापित करना, स्टेबलिशिंग वन ट्रुथ। सी कह रहा है आलोचनात्मक इतिहास बोध, डेवलपिंग क्रिटिकल हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। और डी कह रहा पाठ्यक्रम बढ़ाना यानी एक्सपेंडिंग सिलेबस। क्या इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा? पेडागोजी से आपका क्वेश्चन है ये। देखिए मैंने आपके तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं तीनों से आपके क्वेश्चंस लिए हैं, साथ में पेडागोजी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब आपको यहाँ पर सेशन में देखने को मिलेंगे। तो चारों चीजें ही मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो आपका एक लाइक एक शेयर इस क्लास के लिए हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करता है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं आप लोग सेशन को लाइक शेयर यहाँ पर कर देंगे, और जो भी साथी सेशन से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। देखिए अगर आपने ये क्लास रेगुलरली एक कांस्टेंट वे में देखी है और आपने इसका रिवीजन किया है, देखिए अगर आप इसका बिल्कुल प्रॉपर वे में रिवीजन करते हैं, 15 दिन 15 मैराथन अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं, तो आपको 40+ मार्क्स की आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर रिवीजन पर जरूर फोकस करना होगा। तो इतिहास शिक्षण में मल्टीपल नैरेटिव्स के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। जब बात होती है मल्टीपल की यानी बहु कथाओं की, नैरेटिव का आप यहाँ पर कथा भी बोल सकते हैं, बहु कथाओं की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब मल्टीपल नैरेटिव आते हैं तो आप अपने आप में जो छात्र है उसके अंदर आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, आलोचनात्मक सोच का यहाँ पर विकास होता है, और साथ ही विभिन्न दृष्टिकोण की ओर छात्र बढ़ता है, विभिन्न दृष्टिकोण की ओर यहाँ पर छात्र बढ़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आलोचनात्मक सोच की इसके अंदर बात कही गई है। तो मल्टीपल नैरेटिव आपकी आलोचनात्मक सोच को विकसित करने का कार्य करती है, ना ही भ्रम उत्पन्न करती है, ना ही आलोचनात्मक इतिहास बोध करती है, और ना ही पाठ्यक्रम बढ़ाती है। तो यह एक माफी चाहते हैं, तो यहां पर आपका आलोचनात्मक इतिहास बोध होता है, बिल्कुल डेवलप क्रिटिकल हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। तो सी यहां पर सही हो जाता है, बिल्कुल सी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं। आप सभी ने एकदम शानदार उत्तर इस क्वेश्चन का यहाँ पर दिया है, बिल्कुल सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, यदि छात्र औपनिवेशिक नीतियों की वर्तमान नीतियों से तुलना करता है तो यह क्या दर्शाता है? कंपेयरिंग कॉलोनियल पॉलिसीज विद प्रेजेंट पॉलिसीज शो। ए कह रहा है स्मृति रिकॉल, बी कह रहा है स्थानांतरण अधिगम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सी कह रहा है यांत्रिक अधिगम यानी मैकेनिकल लर्निंग, और डी कह रहा है संयोगात्मक अधिगम इंसिडेंटल लर्निंग। क्या यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा? आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर यहाँ पर करेंगे, और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे।
तो यदि छात्र औपनिवेशिक नीतियों की वर्तमान नीतियों से तुलना कर रहा है, तो जब वह तुलना कर रहा है कहीं ना कहीं वह चीजों का स्थानांतरण कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है यानी ट्रांसफर कर रहा है। तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज करना जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में यहाँ पर कर पाएंगे। तो क्या स्मृति शो करेगी? जी नहीं। क्या यांत्रिक अधिगम मैकेनिकल लर्निंग इसकी बात करता है? जी नहीं। और ना ही सहयोगात्मक अधिगम। तो यहाँ पर बात हो रही है स्थानांतरण अधिगम की, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। यानी सीखे, जो आपका सीखा हुआ ज्ञान है, जो आपने सीखा है, सीखा गया ज्ञान भी आप इसे बोल सकते हैं। सीखा गया ज्ञान को यहाँ पर आप दूसरे संदर्भ में यहाँ पर समझ पा रहे हैं, दूसरे संदर्भ में, या फिर समझना इसे बोल सकते हैं, दूसरे संदर्भ में यहाँ पर समझने से इसका तात्पर्य हो जाता है। बिल्कुल बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सभी लोगों ने एकदम शानदार उत्तर इस क्वेश्चन का यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है इतिहास में काल विभाजन की सीमाएं पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? वाई आर लिमिटेशन ऑफ पीरियडाइजेशन टॉट इन हिस्ट्री। ए कह रहा है तिथियां घटाने हेतु, टू रिड्यूस डेट्स। बी कह रहा है इतिहास की कृत्रिमता समझाने हेतु, टू शो आर्टिफिशियल नेचर ऑफ पीरियडाइजेशन। सी कह रहा पाठ सरल करने हेतु, टू सिंप्लीफाई कंटेंट। और डी कह रहा परीक्षा तैयारी यानी एग्जाम प्रिपरेशन। तो जब बात आती है इतिहास में काल विभाजन की, तो काल विभाजन का बेसिकली आप लोग किस लिए यूज करते हैं? तो आप इतिहास को जैसे कि आप एंशिएंट में पढ़ते हैं, एंशिएंट में पढ़ते हैं, मिडाइवल में पढ़ते हैं और मॉडर्न में आप हिस्ट्री को 3 पार्टों में आप पढ़ते हैं। पहला आपका एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल और तीसरा आपका मॉडर्न हो जाता है, जिससे आपको यहाँ पर जो बच्चा है उसे समझने में यहाँ पर मदद मिल सके। जब मदद मिलेगी तो ये आपका एक व्यवस्थित क्रम बनता है। तो व्यवस्थित क्रम के द्वारा आप चीजों को यहाँ पर सरल बनाने के लिए इसे का प्रयोग करते हैं। सरल बनाने के लिए इस चीज का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यानी आपकी जो आलोचनात्मक सोच है उसे यहाँ पर बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। आलोचनात्मक सोच को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। तो आप कह सकते हैं तिथियां घटानी है तो जी नहीं, पाठ सरल करने हैं तो जी नहीं, ना ही परीक्षा तैयारी की। तो इतिहास की कृत्रिमता समझाने के लिए, यानी टू शो आर्टिफिशियल नेचर ऑफ पीरियडाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया चीजों को यहाँ पर सरल तरीके से समझने के लिए, सरल तरीके से यहाँ पर समझने के लिए इसका प्रयास किया जाता है। तो बी यहाँ पर सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सभी लोगों ने शानदार उत्तर इस क्वेश्चन का दिया है। बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद हम करते हैं। सभी लोग एकदम शानदार उत्तर सारे क्वेश्चन के यहाँ पर कर रहे हैं। काफी लोग ए कमेंट कर रहे हैं। देखिए ए इसका ऑप्शन का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है भारत में मॉनसून की अनिश्चितता का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? व्हाट इज द मेन ज्योग्राफिकल रीजन फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून इन इंडिया? ए कह रहा अक्षांश लैटिट्यूड, बी कह रहा स्थल समुद्र ताप अंतर लैंड सी टेम्परेचर डिफरेंस, सी कह रहा है जेट स्ट्रीम की अस्थिरता इनस्टेबिलिटी ऑफ जेट स्ट्रीम, डी कह रहा पृथ्वी का परिक्रमण यानी अर्थ रेवोल्यूशन। बताएंगे क्या इसका उत्तर यहां पर हो जाएगा? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत में जो मॉनसून है वह आपकी अनिश्चितता का यहाँ पर प्राथमिक भौगोलिक कारण जो है वह उसकी डी आ चुका है। सोनाली जी डी कमेंट यहाँ पर कर रही हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत में जो मॉनसून है उसकी अनिश्चितता का मुख्य भौगोलिक कारण आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो इसका आपका कारण हो जाता है आपकी वायुमंडल की स्थितियां। वायुमंडलीय स्थितियां भी आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं। वायुमंडलीय स्थितियां इसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। स्थितियों की यहाँ पर अस्थिरता इसे यहाँ पर कहा जाता है।
विशेष रूप के आपकी इसके अंदर जेट स्ट्रीम शामिल है। जेट स्ट्रीम इसके अंदर शामिल हो जाती है। जेट स्ट्रीम की अस्थिरता भी इसे कहा जाता है। ए कह रहा है अक्षांश, बिल्कुल नहीं। बी कह रहा स्थल समुद्र ताप अंतर सॉरी लैंड सी टेम्परेचर डिफरेंस, तो ऐसा भी नहीं है। तो जेट स्ट्रीम की अस्थिरता, बिल्कुल यहाँ पर इस बात के बारे में जोर दिया जा रहा है। आपसे पूछा गया मुख्य भौगोलिक कारण क्या है, तो जेट स्ट्रीम की अस्थिरता। जो कि आपकी जो ऊपरी वायु है उसकी जो धारा है उसकी शक्ति और समय को यहां पर निर्धारित करती है। तो 9 का आपका सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। सोनाली जी एक बार क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है संसाधन नियोजन का सामाजिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? ए कह रहा है अधिक उत्पादन मोर प्रोडक्शन, बी कह रहा है समान वितरण यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सी कह रहा है निर्यात विधि एक्सपोर्ट ग्रोथ, डी कह रहा है औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन। बताएंगे जी। बिल्कुल 10 का यहाँ पर आपका 10 का सी यहाँ पर सही हो जाता है। बिल्कुल सोनाली जी आप क्वेश्चन को एक बार फिर से एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। देखिए आप में से काफी लोग क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से जरूर पढ़ा करें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका क्वेश्चन कम समय में आपके सामने उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो कहा जा रहा संसाधन नियोजन का सामाजिक उद्देश्य यहां पर क्या है? तो संसाधन नियोजन तो यानी रिसोर्स प्लानिंग, तो ये आपकी एक योजना बनाने की प्रक्रिया से कहा जाता है। योजना बनाने की आपकी एक प्रक्रिया होती है, योजना बनाने की प्रक्रिया से यहां पर कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य इसका क्या होता है? तो संसाधन को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य यहां पर हो जाता है। संसाधन सुनिश्चित करना, संसाधन को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य यहां पर हो जाता है। यानी सभी चीजों का यहां पर समान वितरण की बात हो रही है, समान वितरण की बात हो रही है, जो कि आपका सामाजिक न्याय और समानता का यहां पर सामाजिक न्याय और समानता का समान वितरण। तो ए कह रहा अधिक उत्पादन, बिल्कुल नहीं। बी कह रहा समान वितरण, तो बिल्कुल समान वितरण की बात यहां पर हो रही है, तो बी ही इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। काफी लोग यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। काफी लोगों का कमेंट यहाँ पर विजिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पर सेशन को देख पा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लास में आपको देखने में प्रॉब्लम है, ऑडियो वीडियो यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो भूगोल शिक्षण में फील्ड स्टडी क्यों आवश्यक है? वाई इज फील्ड स्टडी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी टीचिंग? ए कह रहा परीक्षा में अंक के लिए यानी एग्जाम में मार्क्स के लिए, बी कह रहा यथार्थ भौगोलिक समझ के लिए, रियल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, सी कह रहा लेखन अभ्यास राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और डी कह रहा समय उपयोगी यानी टाइम यूटिलाइजेशन के लिए। बताएंगे। बेहद ही आसान प्रश्न, ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लेकर आप इसे बाहर कर सकते हैं। और अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड नहीं पढ़े हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड आप लोग पढ़ लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड के साथ ही आप क्वेश्चन को बाहर कर सकते हैं। तो बी आ चुका है। तो जब बात होती है भूगोल शिक्षण में फील्ड स्टडी की यानी फील्ड स्टडी की, तो ज्योग्राफी में फील्ड स्टडी का अपने आप में एक अलग ही महत्व है, जो सभी छात्रों के लिए आवश्यक है, जिससे उनके सैद्धांतिक यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान को सुनिश्चित करता है। साथ ही वास्तविक दुनिया से छात्रों को जोड़ता है, वास्तविक
वास्तविक जीवन से छात्रों को जोड़ता है, साथ ही उन्हें अनुभव प्रदान करता है, अनुभव यहाँ पर प्रदान करता है, और साथ ही भौगोलिक समझ प्रदान करता है। भौगोलिक समझ का यहाँ पर विकास होता है, भौगोलिक समझ का यहाँ पर विकास होता है। तो काफी लोगों के बी ऑप्शन आ चुके हैं, तो देख लेते हैं एक बार। तो एक अरब परीक्षा में अंक के लिए बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ही बाहर हो जाएगा। तो लेखन अभ्यास भी आपका बाहर हो जाएगा और समय उपयोग भी बाहर हो जाएगा। तो यथार्थ भौगोलिक समझ इसे अच्छी तरह डिफाइन करता है, यानी रियल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। तो फील्ड स्टडी में आप लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल से जुड़ते हैं और रियल लाइफ में ऑब्जर्व चीजों को करते हैं, यानी भौगोलिक समझ को आप अपनी बढ़ाने का प्रयास करते हैं और साथ ही अनुभव यहाँ पर लेते हैं। तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सभी लोगों ने बी ऑप्शन एकदम शानदार दिया है, सोनाली जी और बाकी सब आप लोगों ने भी एकदम शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, यदि छात्र तो कहा जा रहा है यदि छात्र किसी मानचित्र की त्रुटि यानी एरर पहचानता है तो वह किस स्तर पर है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड कहाँ मिलेगा? देखिए नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगी। कल आपकी वीडियो पोस्ट यहाँ पर हो जाएगी, तो आप एक बार चैनल पर विजिट कर लेंगे और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहती हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड की वीडियो कल आपके लिए हम लाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। तो ए कह रहा है ज्ञान यानी नॉलेज, बी कह रहा है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, सी कह रहा है विश्लेषण यानी एनालिसिस, और डी कह रहा है स्मरण यानी रिकॉल। तो यदि छात्र किसी मानचित्र की त्रुटि पहचानना यानी एरर को वह पहचान रहा है, तो कहीं ना कहीं वह उसे उसके जो गलतियां हैं उसे पहचानने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है, गलतियों को यहाँ पर पहचान रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसका विश्लेषण करने का प्रयास वह कर रहा है, विश्लेषण वह यहाँ पर कर रहा है। तो सी आ चुका है। विवेक जी सी ऑप्शन यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो ए कह रहा है ज्ञान, जी नहीं। बी कह रहा है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, जी नहीं। तो यहाँ पर बच्चा मानचित्र की त्रुटि पहचानना है, कहीं ना कहीं वो गलतियों की पहचान कर रहा है, उसका विश्लेषण करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। तो सी यानी विश्लेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनालिसिस। यहाँ पर बच्चा छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को बांटकर उसको समझने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सोनाली जी बी नहीं होगा। विवेक जी बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। सी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाते हैं। बिल्कुल सभी लोगों ने शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है। और जो भी साथी सेशन में नए जुड़ रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सतत विकास का केंद्रीय विचार क्या है? व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ए कह रहा है त्वरित विकास, रैपिड ग्रोथ। बी कह रहा है भविष्य की पीढ़ियों की चिंता, कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन। सी कह रहा है औद्योगिक विस्तार यानी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। और डी कह रहा है शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। बताएंगे। क्या यहाँ पर सही हो जाता है? तो बी आ चुका है, सी आ चुका है। बी आ चुका है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सतत विकास की यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, तो यहाँ पर आप भविष्य में अपनी पीढ़ियों से रिलेटेड चीजों के बारे में यहाँ पर सोचते हैं। भविष्य की पीढ़ियों की बात यहाँ पर की जाती है। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस सेशन में।
यानी भविष्य की पीढ़ियों की बात यहाँ पर की जाती है। और साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो जरूरत है उन्हें यहाँ पर पूरा करने के लिए बिना समझौते के अपने वर्तमान जो जीवन है उसमें एक संतुलन आप स्थापित कर पाते हैं यहाँ पर, जिससे आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वह आपकी पर्यावरण कारक पर जीवन जो है उसे यहाँ पर सुनिश्चित कर पाए। यानी भविष्य की पीढ़ियों की चिंता की बात इसमें की जा रही है, कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो बी इसका शानदार उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सभी लोग बी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग ने एकदम सही उत्तर यहाँ पर किया है। बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं जी। मोहम्मद मुनज़्ज़िर जी, ये धूम जी कमेंट कर रहे हैं बी, बिल्कुल शानदार उत्तर आपका। विवेक जी बी सही हो जाएगा। सोनाली जी बिल्कुल बी हो जाएगा। तो वेरी गुड इवनिंग धूम जी, बिल्कुल आप एक बार अपना नाम कमेंट कर देंगे। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं आप सभी को बता दें, ये क्लास रोजाना शाम 7 बजे रेगुलर रहेगी। रोजाना शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे आपका सेशन रहेगा लाइव। तो एसएसटी पेपर 2 के लिए तैयारी करने वाले एसएसटी के लिए आप रोजाना शाम 7 बजे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ इसकी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, भौगोलिक विविधता पढ़ाने का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? एजुकेशनल पर्पज ऑफ टीचिंग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज। ए कह रहा तथ्य याद करना, मेमोराइजिंग फैक्ट। बी कह रहा राष्ट्रीय एकता की समझ, अंडरस्टैंडिंग नेशनल यूनिटी। सी कह रहा क्षेत्रीय श्रेष्ठता यानी रीजनल सुपीरियोरिटी। डी कह रहा अंक वृद्धि यानी स्कोर इंप्रूवमेंट। बताएंगे। और आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, जो भी छात्र लेट जुड़े हैं सेशन में, तो मैं आपको बता दूं कल यानी 8 जनवरी 2026 को, कल यानी 8 जनवरी 2026 को आपकी शाम 7 बजे आप लोग हिस्ट्री की क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट 6th क्लास की एनसीईआरटी थ्योरी वाइज आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो थ्योरी वाइज आपकी एसएसटी की क्लास कल रहने वाली है। तो आप लोग इस सेशन में यहाँ पर जरूर जुड़ें और इस क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर अवश्य कर दें जो पेपर 2 एसएसटी के लिए प्रिपेयर यहाँ पर कर रहे हैं। तो एसएसटी की आपकी थ्योरी क्लास रहने वाली है, तो थ्योरी हम कराने वाले हैं 6th क्लास की। तो आप लोग इस क्लास में यहाँ पर जुड़ सकते हैं कल शाम 7 बजे। तो कल शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, सभी लोग यहाँ पर क्लास को नोटिफाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो भौगोलिक विविधता पढ़ाने का शैक्षिक उद्देश्य यहाँ पर क्या हो जाता है? तो जब बात आती है भौगोलिक विविधता की, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों के अंदर विभिन्न यहाँ पर संस्कृतियों की बात करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों की आप यहाँ पर बात करते हैं, साथ ही विभिन्न भूदृश्यों की आप यहाँ पर बात करते हैं, विभिन्न भूदृश्यों की आप बात करते हैं। राधे राधे शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बिल्कुल धूम वायरल वो है, स्वागत है आपका भी सेशन के अंदर। यानी एक तरीके से आप राष्ट्र की भावना बच्चों के अंदर उत्पन्न करते हैं, राष्ट्र की भावना को यहाँ पर आप प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही उनकी सराहना कर रहे कार्य यहाँ पर करते हैं। तो ए कह रहा तथ्य याद करना, बिल्कुल नहीं। बी कह रहा राष्ट्रीय एकता की समझ, बिल्कुल बी ही यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है तो उसका उत्तर भी आप यहाँ पर एकदम शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है। बिल्कुल शानदार उत्तर आप सभी लोगों ने दिया है। बिल्कुल शोभा कुमार जी, धूम बॉय, विवेक जी, सोनाली जी, बिल्कुल आप सभी ने एकदम शानदार उत्तर दिया है। बाकी सबके मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपके कॉमेंट एकदम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो एकदम शानदार उत्तर आप सभी ने दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम पर इस क्लास की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। यदि छात्र संसाधनों का उपयोग पर नैतिक प्रश्न उठाता है तो यह क्या दर्शाता है? ए कह रहा स्मरण रिकॉल, बी कह रहा मूल्य आधारित चिंतन यानी वैल्यू बेस्ड थिंकिंग, सी कह रहा रटन तदिगम यानी रोट लर्निंग, डी कह रहा अनुकरण यानी इमिटेशन। क्या इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा? बताएंगे।
तो संसाधनों के उपयोग पर नैतिक प्रश्न उठाता है, यानी वह कहीं ना कहीं सही गलत का यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा है, सही और गलत के बारे में अपना मत देने का प्रयास कर रहा है, सही और गलत की यहाँ पर पहचान करने का वह कार्य कर रहा है। यानी वह कहीं ना कहीं निष्पक्षता से अपने समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, यानी मूल्य आधारित चिंतन इसे यहाँ पर कहा जाएगा, यानी वैल्यू बेस्ड थिंकिंग की बात यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल सभी लोग सोनाली जी कप्स जगतपुर बिलताई, बिल्कुल आपने एकदम शानदार उत्तर दिया है। कप्स जगतपुर बिलताई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शोभा जी, ले बेटा धूम मचा ले 14 का बी कमेंट करें, बिल्कुल आपने एकदम यहाँ पर धूम मचा दी है, आपने एकदम शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है। बिल्कुल सभी लोगों ने, विवेक जी बी ऑप्शन आप सभी ने शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है, तो बी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं। बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पर धूम मचा दी है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ए कह रहा राज्य की शक्ति बढ़ाना, इंक्रीज स्टेट पावर। बी कह रहा व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी। सी कह रहा कानून लागू करना, इंप्लीमेंट लॉज। डी कह रहा सरकार सीमित करना, यानी लिमिट गवर्नमेंट। बताएंगे। तो क्लास को लाइक शेयर आप सभी लोग कर देंगे, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें। जो भी आपके साथी पेपर 2 SST के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस क्लास को उन सभी साथियों तक पहुंचा दें। और लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, काफी संख्या में लोग क्लास को देख रहे हैं और लाइक केवल 7 लोगों ने किया है, आप बाकी सब लोग भी सेशन को लाइक करें। तो संविधान का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जब आता है फंडामेंटल राइट्स की, तो ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात यहां पर की जाती है, जिसमें आपके जो कानून का शासन है उस कानून के शासन की रक्षा करते हैं, साथ ही व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करता है, व्यक्तियों की गरिमा यहां पर सुनिश्चित की जाती है, गरिमा को सुनिश्चित यहां पर किया जाता है। और भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार आप लोग सभी जानते हैं, मूल आधार जिसे कहा जाता है, जिसमें आपका समानता आ जाता है, स्वतंत्रता आ जाता है, साथ ही शोषण से सुरक्षा इसके अंतर्गत आता है, शोषण से सुरक्षा, जिसे आप शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से भी यहां पर जानते हैं। तो यहां पर बात हो रही है क्या राज्य की शक्ति बढ़ाना? जी नहीं। कानून लागू करना? जी नहीं। और ना ही सरकार सीमित करना। यहां पर बात हो रही है व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमें आपका मौलिक अधिकार कहता है सभी व्यक्तियों की गरिमा की यहाँ पर रक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो शालिनी जी, सोनाली जी, कब से जगतपुर बिलाई जी, शोभा जी, बिल्कुल आप सभी ने एकदम शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर। तो कहा जा रहा है लोकतंत्र में असहमति का महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट इन डेमोक्रेसी? ए कह रहा अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी, बी कह रहा नीति सुधार यानी पॉलिसी इंप्रूवमेंट, सी कह रहा अनुशासनहीनता यानी इनडिसिप्लिन, डी कह रहा विरोध यानी अपोजिशन। बताएंगे। तो जब बात आती है लोकतंत्र में असहमति की, डिसेंट की, तो असहमति आपको लोकतंत्र में बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर व्यक्ति के अलग अलग विचार देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग विचार जब आपको देखने को मिल देंगे तो यहाँ पर लोकतंत्र में कहीं ना कहीं आपको असहमति देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग विचार आपको जब देखने को मिलते हैं तो विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अलग अलग विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और जब आपको अलग अलग विचारों की अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी तो आपको यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, तो आपको यहाँ पर बहस देखने को मिलेगी, साथ ही आपको यहाँ पर चर्चाएं देखने को मिलेगी।
जी, तो यही कारण है जिससे आपको सरकार पर प्रभाव देखने को मिलता है, और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि आप किस प्रकार अपने दृष्टिकोण को यहाँ पर सामने वाले को प्रतीत कर पाते हैं, जिससे एक बेहतर और नीतिगत सुधार आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। यानी बात हो रही है यहाँ पर नीति सुधार की, यानी पॉलिसी इंप्रूवमेंट की, तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। तो बी यानी पॉलिसी इंप्रूवमेंट, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इसे डिफाइन यहाँ पर करता है। तो लोकतंत्र में आपको असहमति बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी व्यक्तिगत आपको मत अलग अलग प्रकार से देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो डी ऑप्शन किसने कमेंट किया? सोनल निकम जी, डी नहीं होगा। शालिनी जी, डी वाले गलत हो जाएंगे, डी वाले सभी लोग यहाँ पर गलत हो जाएंगे। यहाँ पर बात हो रही नीति सुधार की, तो डी इसका शानदार उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर गलत हुआ जिनका भी, वो लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है, यदि छात्र किसी कानून के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है तो यह किस स्तर का अधिगम है? एनालाइजिंग सोशल इंपैक्ट ऑफ अ लॉ शोज। ए कह रहा है ज्ञान यानी नॉलेज, बी कह रहा समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, सी कह रहा विश्लेषण यानी एनालिसिस, और डी कह रहा मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। बताएंगे। क्या इसका शानदार उत्तर यहाँ पर हो जाएगा? आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो बताएंगे। आंसर आना स्टार्ट हो गया, 18 का ये आ चुका है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने ऑप्शन से पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जरूर डालेंगे, जैसे कि बाकी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यदि छात्र किसी कानून के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है, तो जब वह किसी सामाजिक प्रभाव का यहाँ पर विश्लेषण करता है, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तो ये ब्लूम के वर्गीकरण की बात करता है। ब्लूम के वर्गीकरण को यहाँ पर दर्शा रहा है, ब्लूम के वर्गीकरण को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास कर रहा है, जिसके आधार पर इसका यहाँ पर वह विश्लेषण कर रहा है। विश्लेषण यहाँ पर इसका वह तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार वह इसका यहाँ पर विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है, जिसके द्वारा वह जानकारी या फिर किसी अवधारणा को जानकारी या फिर उस अवधारणा को यहाँ पर घटकों में विभाजित करने का प्रयास कर रहा है। घटकों में उसका विभाजन करके का प्रयास कर रहा है, यानी वह कहीं ना कहीं उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण कर रहा है। तो सी इसका शानदार उत्तर हो जाएगा। दीपक कुमार शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत करते हैं आपका। तो शालिनी जी, ए ने आपने ए ऑप्शन कमेंट किया, ए नहीं होगा, एनालिसिस इसका सही उत्तर होगा। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखिए, आगे आप ऐसी गलती ना करें। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपने क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया तो 70% क्वेश्चन आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो 70% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही जरूर होगा। तो आप लोग 70% की श्रेणी में आना चाहते हैं या फिर 30% की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो 70 और 30 को मिलाकर आप 100 की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें। देखिए, काफी लोग इसी गलती के कारण उन 7 से 8% लोगों से बाहर हो जाते हैं जो हर साल सीटेट पास कर रहे हैं। तो अगर आप 92 वाली श्रेणी में आना चाहते हैं, 92% फेल वाली श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप 7 से 8% जो आपका रिजल्ट जा रहा है इस श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। तो आप चूज आपको करना है, आपको 7 से 8% वाली श्रेणी में आना है या फिर आपको 92% फेल वाली श्रेणी में आना है। देखिए, आप लोगों को मजाक लगता है कि आपको क्लासेस में बताया जाता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, मगर आप लोग सीरियस इस चीज को नहीं लेते हैं, जिसका आपको सीधे सीधा
एग्जाम में देखने को उसका निष्कर्ष मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है संघीय व्यवस्था का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फेडरलिज्म इज। ए कह रहा शक्तियों का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, बी कह रहा शक्ति विभाजन की समझ अंडरस्टैंडिंग पावर शेयरिंग, सी कह रहा राज्य विरोध एंटी स्टेट थिंकिंग, डी कह रहा राजनीतिक रिटर्न यानी पॉलिटिकल रोट लर्निंग। तो संघीय व्यवस्था का शैक्षिक उद्देश्य यहाँ पर क्या हो जाता है? तो अपना अपना उत्तर है आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो बात कर लेते हैं संघीय व्यवस्था यानी फेडरलिज्म की। तो बात आती है फेडरलिज्म की, तो आप लोग इसे बेहद अच्छे तरीके से पॉलिटी में इस चीज को समझते हैं। तो अजय जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। 19 का बी आपका आंसर आ चुका है। तो जब बात आती है फेडरलिज्म यानी संघीय व्यवस्था की, तो आप लोग जानते हैं इसमें आपका शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है, जिसमें आपकी केंद्रीय स्तर के माध्यम से, राज्य स्तर के माध्यम से और क्षेत्रीय स्तर के माध्यम से इसका विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें आपका शक्तियों का विभाजन शामिल होता है। यानी शक्तियों के विभाजन की बात इसके अंदर की जाती है। 19 का बी आ चुका है कुमारी सोनम जी, 19 का बी शैली जी बी कमेंट कर रही हैं। तो बिल्कुल बी वाले यहाँ पर सभी लोग सही हो जाते हैं, यानी शक्तियों का विभाजन अंडरस्टैंडिंग पावर शेयरिंग। तो बी इसका शानदार उत्तर यहाँ पर हो जाता है। तो काफी लोगों ने बी ऑप्शन कमेंट किया, बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर सही हो जाते हैं। और जो भी साथी सेशन में नए जुड़ रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है। इस व्हाइट पट्टी पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 नागरिकता शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट गोल ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन इज। ए कह रहा है कानून याद कराना मेमोराइजिंग लॉ, बी कह रहा है जागरूक नागरिक बनाना क्रिएटिंग इन्फॉर्म सिटीजन, सी कह रहा सरकारी योजना गवर्नमेंट स्कीम, डी कह रहा परीक्षा यानी एग्जाम। जी बिल्कुल अयाज अहमद जी बी हो जाएगा, आपने एकदम शानदार उत्तर यहां पर दिया है। बैच 9 विकास 20 का आपने कमेंट किया है, अपना ऑप्शन लिखेंगे। बी आ चुका है आपका ऑप्शन, अजय जी बी कमेंट कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें ये क्लास रोजाना शाम 7 बजे लाइव रहेगी। अब अपने समय पर कोई भी क्लास अब से स्किप नहीं होगी, आपको रेगुलरली क्लास देखने को मिलेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अब आपकी क्लास रोजाना लाइव 7 बजे रहेगी, तो आप 7 बजे सेशन में जरूर जुड़े। 20 का तो बी कर चुके हैं आप सभी लोग। तो पूछा जा रहा है अल्टीमेट गोल ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन इज। तो जब बात आती है नागरिकता शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो जब आप बात करते हैं नागरिकता शिक्षा की, तो इसमें आप एक सूचित तथा इसमें आप जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करते हैं, जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करते हैं। साथ ही आप एक सक्रिय नागरिक का निर्माण भी करते हैं, सक्रिय नागरिक का निर्माण यहां पर करते हैं, जो एक लोकतांत्रिक समाज में प्रभावी ढंग से भाग ले पाए। लोकतांत्रिक समाज में प्रभावी ढंग से यहां पर भाग ले पाए, प्रभावी ढंग से भाग ले पाए। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? एक जागरूक नागरिक तैयार करना, यानी जागरूक नागरिक यहां पर बनाना, ना ही कानून याद कराना, ना ही सरकारी योजना, ना ही परीक्षा। तो बी यानी जागरूक नागरिक बनाना क्रिएटिंग इन्फॉर्म सिटीजन इसका अंतिम उद्देश्य हो जाता है। तो बी यहां पर सही हो जाएगा। लगभग सभी लोगों ने बी ऑप्शन कमेंट किया है, आप सभी ने एकदम शानदार उत्तर इस क्वेश्चन का दिया है। तो आप लोग एकदम सिंसियरिटी का एक अच्छा उदाहरण इस क्लास के अंदर पेश करते हैं।
सभी लोग, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम आने वाले परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छे अंकों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करें, ऐसी हमारी कामना है। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। तो कहा जा रहा है यदि शिक्षक समसामयिक घटनाएं से संविधान पढ़ाता हो तो ये क्या है? टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू करंट इवेंट, यानी जिसे आप करंट अफेयर्स के नाम से भी जानते हैं। काफी लोग इस चीज से परिचित हैं और लगभग सभी लोग इस बारे में यहाँ पर अवगत होंगे, जिसके लिए आप रोजाना लगभग सभी लोग इस चीज को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान प्रश्न आज के सेशन का, आप लोग इसका उत्तर यहाँ पर कर पाएंगे। तो अजय कुमार जी 21 का डी कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो 21 का डी आ चुका है, बाकी लोग भी अपना अपना उत्तर देंगे। तो टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू करंट इवेंट, यानी समसामयिक घटनाओं के माध्यम से आप चीजों को पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किसी कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कंटेक्स्ट से जोड़ने का उसे प्रयास कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से जोड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड से जोड़ने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, यानी किसी कंटेक्स्ट में आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और संदर्भ आधारित जो आपकी एक पद्धति है जो आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। एकेडमिक जो आपके सब्जेक्ट यानी विषय हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट से यहाँ पर जोड़ती है। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो काफी लोग डी कमेंट कर रहे हैं। डी कैसे होगा एक बार हमें बताएंगे सभी लोग? डी कैसे होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे? काफी लोग डी कमेंट कर रहे हैं। डी ऑप्शन कैसे आप सभी ने सिलेक्ट किया है, आप एक बार बताएंगे? देखिए डी वाले, मैं आप सभी को एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए यही कारण है कि हर साल आपको 7 से 8% रिजल्ट ही सीटेट में देखने को मिलता है, और इसका सबसे मेन रीजन यही है कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आप लोग इतने आसान क्वेश्चन को भी यहाँ पर गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अगर अभी से इस चीज के बारे में अवेयर हो जाएं, नहीं तो आपको आने वाले समय में चीजों का सामना करना पड़ सकता है। बट ऐसा ना हो तो आप पहले ही उस चीज को समझें। देखिए समसामयिक जो आपकी घटनाएं हैं उसके माध्यम से आपको संविधान यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपकी एक प्रासंगिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ना कि एक संयोगात्मक अधिगम के बारे में। आप में से काफी लोग डी कमेंट कर रहे हैं। देखिए ये एक प्रासंगिक अधिगम है, ना कि इंसिडेंटल लर्निंग। ये कोई इंसिडेंट है कि आपके साथ कोई घटना घटती है, आप उसका इंसिडेंट को शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपके कंटेक्स्ट में बात हो रही है। आप संविधान को करंट अफेयर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर के माध्यम से संविधान को पढ़ा रहे हैं। आप चीजों को कॉन्टेक्चुअली जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर इंसिडेंटल लर्निंग। संयोगात्मक अधिगम तो उसमें कहीं से कहीं तक दूर तक देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग डी कमेंट कैसे कर रहे हैं? देखिए आप लोग अगर समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन को गलत वे में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ बात हो रही है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की, यानी आप एकेडमिक जो आपके सब्जेक्ट हैं उसे आप रियल वर्ल्ड से जोड़ने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो छात्र हैं वह सीखने को प्रासंगिक बना रहे हैं, जिससे उन्हें यहाँ पर सीखने में एक प्रॉपर वे में चीजें मिल रही हैं। तो बी इसका सही उत्तर होगा, ना कि डी। तो डी वाले सभी लोग गलत हो जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक जो है समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वह उस चीजों को कंटेक्स्ट में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
लोकतांत्रिक, और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलने वाला है। और आप देखिए एग्जाम से आने के बाद आप इस चीज को कमेंट सेक्शन में अपने आप से कमेंट करेंगे, सर हमने क्वेश्चन स्किप किया था और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप किया तो आपको इसमें परेशानी देखने को मिलने वाली है। देखिए मैं अपने लिए चीज़ों अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 बार सीटेट ऐसे ही मैंने क्लियर नहीं किया है। मैंने भी चीज़ें फेस की हैं, क्या गलती हुई क्या मेरे से, और क्या मैंने चीज़ों को सही तरीके से नहीं लिया जिसकी वजह से मेरे को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप लोग इस परेशानी को सामना ना करें, तो इसलिए मैं आपको तो कहा जा रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वोत्तम विकास किससे होता है? बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू हैपन थ्रू। ए कह रहा व्याख्यान यानी लेक्चर, बी कह रहा वाद विवाद व चर्चा डिबेट एंड डिस्कशन, सी कह रहा नोट्स, और डी कह रहा परीक्षा यानी एग्जाम्स। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वोत्तम विकास, तो जब बात आती है डेमोक्रेटिक मूल्य की, तो कहीं ना कहीं आप जब सक्रिय भागीदारी आपकी कहीं पर देखने को मिलेगी, सक्रिय भागीदारी आपकी होगी, सक्रिय भागीदारी जब आपकी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वहां आपकी सहभागिता देखने को मिलती है। तो जब सहभागिता देखने को मिलेगी तो वहां पर आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा, वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा, जिसे आप चर्चा का नाम भी दे सकते हैं, जिससे आप अपने विविध दृष्टिकोण को दिखाने का प्रयास करते हैं, विविध दृष्टिकोण को आप प्रसारित करते हैं, साथ ही अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उस चीज को संवाद करने का प्रयास करते हैं, साथ ही उसे दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वोत्तम विकास किससे होता है? तो ये होता है आपकी सक्रिय भागीदारी से, या फिर आप इसे सहभागिता भी कह सकते हैं। तो जब आप सहभागिता दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वाद विवाद आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इसमें आप चर्चा भी इसे कह सकते हैं, और आपके विविध दृष्टिकोण भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू हैपन्स थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन, यानी वाद विवाद व चर्चा के माध्यम से देखने को मिल पाएगा, यानी 20 का शानदार उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो अजय जी, बैच 9, विकास जी, शैली जी, बिल्कुल शानदार उत्तर आप सभी लोगों ने यहाँ पर किया है। आप सभी को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान में कंस्ट्रक्टिविज्म का मूल विचार क्या है? कोर आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज, ए कह रहा शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड, बी कह रहा ज्ञान का सक्रिय निर्माण यानी एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सी कह रहा रटन तदिगम यानी रोड लर्निंग, और डी कह रहा परीक्षा उन्मुख यानी एग्जाम ओरिएंटेड। बताएंगे। तो कोर आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो जब बात आती है कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो जब कंस्ट्रक्टिविज्म आपको यहां पर देखने को मिलता है तो इसमें आपका सीधा सीधा व्यक्तिगत अनुभव की बात होती है, व्यक्तिगत अनुभव की बात होती है। तो जब बच्चा व्यक्तिगत अनुभव यहां पर प्राप्त करेगा तो कहीं ना कहीं वह अपना एक्टिव कंस्ट्रक्शन करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, तो वह खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। एक सेकंड, माफी चाहते हैं। तो वह अपने स्वयं से अपने ज्ञान का यहां पर निर्माण करेगा, और वह सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा, सक्रिय रूप से यहां पर ज्ञान की प्राप्ति करेगा, ज्ञान की प्राप्ति यहां पर करेगा। क्या ये शिक्षक केंद्रित होगा? जी नहीं। क्या ये ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। जहां आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, बच्चा अपने आप में ही वहां पर
ज्ञान का निर्माण स्वयं द्वारा करता है। बात हो रही कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो कंस्ट्रक्टिविज्म इस चीज की ओर यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जोर देता है, तो बी ही इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो बी वाले लगभग सभी लोगों ने बी ऑप्शन कमेंट किया। बैच 9 विकास जी 23 का सी आपने कमेंट किया है, आपने बी भी कमेंट किया, बी सही होगा, सी नहीं होगा, बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। अजय जी, शैली जी, बैच 9 विकास जी, बिल्कुल शानदार उत्तर आप सभी लोगों ने यहाँ पर किया है। तो लाइक शेयर आप सभी लोग कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे अधिक संख्या में, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है, यदि छात्र क्यों और कैसे पूछता है तो यह क्या दर्शाता है। आस्किंग व्हाई एंड हाउ इंडिकेट्स। ए कह रहा है स्मरण यानी रिकॉल, बी कह रहा है जिज्ञासा व आलोचनात्मक सोच, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सी कह रहा है भ्रम यानी कंफ्यूजन, और डी कह रहा है अनुकरण यानी इमिटेशन। तो यदि छात्र क्यों और कैसे पूछता है, कहीं ना कहीं वह अपने गहन स्तर की ओर जा रहा है, वह अपने गहन स्तर की ओर यहाँ पर जा रहा है, और वह केवल तथ्यों को रटने की बजाय समझ रहा है। तथ्यों को रटने की जगह यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही है, क्यूरियोसिटी देखने को मिली तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में ही पैदा हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। 24 का बी आ चुका है। तो क्या वो स्मरण कर रहा है? जी नहीं। क्या वे जिज्ञासा व आलोचनात्मक सोच की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल। क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे मैंने आपको बताया, वो तथ्यों को रटने की जगह समझने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह छात्र क्यों और कैसे पूछता है तो वह सवाल कर रहा है कि यह चीज क्यों है और ये चीज कैसे है, यानी कहीं ना कहीं वह उसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है, साथ ही उसका मूल्यांकन भी यहाँ पर कर रहा है। तो 24 का बिल्कुल सभी लोग बी कमेंट कर रहे हैं। अजीत चौबे जी, अजय कुमार जी, बैचनानी विकास जी, शैली जी, बिल्कुल आप सभी ने शानदार उत्तर यहाँ पर इस क्वेश्चन का किया है जी। 24 का बी हो जाएगा जी। अजीत चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सेशन में। और जो भी साथी सेशन में नहीं जुड़े, रोजाना शाम 7 बजे आप इस सेशन में जुड़ सकते हैं। अब से ये रेगुलर क्लास आपकी रहेगी, कोई भी क्लास आपकी स्किप नहीं होगी। मैं आपसे इस चीज की अश्योरिटी देता हूँ, कोई भी क्लास आपकी स्किप नहीं होगी। रोजाना शाम 7 बजे आप लाइव जुड़ सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में इंक्वायरी मेथड का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ इंक्वायरी मेथड इज, ए कह रहा उत्तर देना, गिविंग आंसर, बी कह रहा प्रश्न पूछने की क्षमता, एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन, सी कह रहा पाठ्यक्रम पूर्ण, कंप्लीटिंग सिलेबस, डी कह रहा समय बचत यानी सेविंग टाइम। बताएंगे। तो बात आती है इंक्वायरी मेथड की, यानी पूछताछ पद्धति की बात यहां पर हो रही है, पूछताछ पद्धति की बात यहां पर हो रही है। तो पूछताछ पद्धति का मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के अंदर आलोचनात्मक सोच विकसित करना और साथ ही समस्या समाधान को कौशल को बढ़ावा देना, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, कौशल को यहां पर बढ़ावा देना। और इसका प्राथमिक उद्देश्य आपका उत्तर देना नहीं होता है, बल्कि प्रश्न पूछना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी आपके अंदर प्रासंगिक प्रश्न पूछने की क्षमता को विकसित करना, यानी उत्तर देना भी नहीं होगा, पाठ्यक्रम पूर्ण करना भी होगा, ना ही समय की बचत करना। यहाँ पर प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना इंक्वायरी मेथड का मेन उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है। शैली जी 25 का ए हो जाएगा, अपरा जी ए हो जाएगा, बी आपने बी भी किया है, केवल एक ऑप्शन आप लोग कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी सेशन में नहीं जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पर। तो रोजाना शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे आप इस सेशन में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। लाइव सेशन हमारा यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि शिक्षक अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे हटता है तो ये क्या दर्शाता है?
प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट एंड विड्रॉइंग इज, ए कह रहा रीइंफोर्समेंट, बी कह रहा स्कैफोल्डिंग, सी कह रहा कंडीशनिंग और डी कह रहा ड्रिल। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद है, आप लोग सीडीपी में इस चीज को पढ़ चुके होंगे और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे पाएंगे। देखिए अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे हटाता है, तो ये क्या है? तो इस चीज से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इसे आप मचान के नाम से जानते हैं, मचान के नाम से आप इसे जानते हैं, जिसे स्कैफोल्डिंग हिंदी में सॉरी इंग्लिश में यहाँ पर कहा जाता है। और बताएंगे स्कैफोल्डिंग किसने प्रस्तावित किया था, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। तो स्कैफोल्डिंग इसका शानदार उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन हो जाएगा, पुनर्बलन की बात यहाँ पर हो रही है। कंडीशनिंग यानी कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, और ड्रिल यानी अभ्यास हो जाएगा। तो 26 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों ने शानदार उत्तर दिया। आप लोगों को बताना है स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया है, स्कैफोल्डिंग की बात यहाँ पर कौन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक विज्ञान में ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों आवश्यक है? व्हाई आर ओपन एंडेड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट? ए कह रहा जांच आसान होती है, इजी चेकिंग, बी कह रहा स्वतंत्र चिंतन होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सी कह रहा समय की बचत होती है, टाइम सेविंग, और डी कह रहा सीमित उत्तर, लिमिटेड आंसर। जी बिल्कुल 26 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों ने एकदम सही उत्तर इसका किया है। तो सामाजिक विज्ञान में ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो बात आती है जब ओपन एंडेड क्वेश्चन की, तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, सीखने के अवसर की बात की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बैच 9 विकास जी ने एकदम सही शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है। तो लेव वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत यहाँ पर दिया है। बिल्कुल आपको एकदम बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं, और उम्मीद करते हैं सभी लोग एकदम अच्छे अंक के साथ यहाँ पर अपना परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हैं। बिल्कुल लेव वाइगोस्की इसका शानदार उत्तर हो जाता है। तो जब बात आती है ओपन एंडेड क्वेश्चन की, स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर यहाँ पर प्रदान करते हैं, तो बच्चा अपने स्वयं के विचार यहाँ पर प्रकट करता है, स्वयं के विचारों को यहाँ पर दर्शाता है। तो 27 का यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र चिंतन, बी ऑप्शन आप सभी ने एकदम सही उत्तर यहाँ पर किया है। बिल्कुल एकदम शानदार उत्तर आप सभी लोग कर रहे हैं जी। 27 का बी हो जाएगा। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे, और इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग ऊपर व्हाइट पट्टी देख रहे हैं, इस पर आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, इस लिंक पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक विज्ञान में मूल्य स्पष्टीकरण वैल्यू क्लेरिफिकेशन का अर्थ है। ए कह रहा मूल्य थोपना यानी इम्पोजिंग वैल्यू, बी कह रहा मूल्य पर चिंतन यानी रिफ्लेक्शन ऑन वैल्यू, सी कह रहा नैतिक परीक्षा मॉरल टेस्ट, डी कह रहा नियम पालन यानी रूल फॉलोइंग। बताएंगे क्या यहाँ पर सही हो जाता है? देखिए ये सब पेडागोजी के क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें स्टार मार्क यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप नहीं करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे जो पेपर 2 के लिए प्रिपेयर यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब बात आती है वैल्यू क्लेरिफिकेशन की, तो वैल्यू क्लेरिफिकेशन का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? पहले तो उद्देश्य की यहाँ पर बात करते हैं। तो उद्देश्य इसका छात्र को यहाँ पर स्वयं के मूल्य निर्धारण के बारे में समझाना, स्वयं के मूल्य निर्धारण के बारे में अवधारणा देना, स्वयं के मूल्य निर्धारण और उसके अध्ययन को बढ़ावा देना, और अध्ययन को यहां पर बढ़ावा देना। तो 28 का बी आ चुका है। तो यहां पर बात हो रही है मूल्यों के चिंतन की, यानी मूल्य निर्धारण और उसके अध्ययन को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी मूल्य पर चिंतन किया जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑन वैल्यू इसका सही उत्तर यहां पर
हो जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही उत्तर की ओर जा रहा है। बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट एम ऑफ सोशल साइंस टीचिंग इज। ये कह रहा तथ्यों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ फैक्ट। बी कह रहा परीक्षा में सफलता। सी कह रहा जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनाना। डी कह रहा पाठ्यपुस्तक पूर्ण करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम सही उत्तर यहाँ पर करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के आप सभी छात्र हैं और भावी आप अध्यापक सभी क्लास में जुड़े हुए हैं। आप सभी भावी अध्यापकों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग आगे चलकर बहुत अच्छा अपने जीवन में करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। हमारे सारे भावी अध्यापक इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो 29 का सी आ चुका है। सबसे पहला आंसर शैली जी ने दिया है 29 का सी। बिल्कुल सी ऑप्शन आपने एकदम शानदार उत्तर दिया है। तो सामाजिक विज्ञान का अंतिम उद्देश्य ही अपने आप में एक जागरूक नागरिक तैयार करना और साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक को यहाँ पर तैयार करना, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना। बिल्कुल सी ऑप्शन सभी लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया। आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा सामाजिक विज्ञान में कंस्ट्रक्टिविज्म का मूल विचार क्या है? कोर आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ई। ए कह रहा शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड। बी कह रहा ज्ञान का सक्रिय निर्माण एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सी कह रहा रटंतर दिगम यानी रोड लर्निंग। डी कह रहा परीक्षान्मुख यानी एग्जाम ओरिएंटेड। बताएंगे। तो जब बात आती है कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो कंस्ट्रक्टिविज्म अपने आप में किससे जुड़ा हुआ है? तो ये स्वयं के ज्ञान से जुड़ा हुआ है, स्वयं के ज्ञान का निर्धारण करता है। तो जब स्वयं का ज्ञान का निर्धारण करेगा, कहीं ना कहीं वह अपनी एक्टिव नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। एक्टिव नॉलेज को वह कंस्ट्रक्ट करेगा, एक्टिव नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करेगा। यानी वह अपने अनुभवों को यहां पर प्रदर्शन करेगा, अनुभव का प्रदर्शन करेगा। यानी वह सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेगा, ज्ञान का यहां पर निर्माण करेगा। तो बी ऑप्शन इसका आना स्टार्ट हो गया है। चेक कर लेते हैं क्या ये शिक्षक केंद्रित होगा? जी नहीं। क्या ये ज्ञान का सक्रिय निर्माण करेगा? बिल्कुल मैंने आपको बताया एक्टिव कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पर करेगा। बिल्कुल सही बात इसमें कही गई है, क्योंकि इसमें अनुभवों का प्रदर्शन वह करेगा, साथ ही सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है, यानी ज्ञान का सक्रिय निर्माण कंस्ट्रक्टिविज्म का मूल विचार यहाँ पर हो जाता है। तो बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा।